हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है इंटरिम गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको अगर याद हो तो हमने जो है अपने पिछली जो वीडियोस हैं उनमें कवर किया था कि जो गवर्नमेंट है ना अब राज़ी हो गई है कि ठीक है भाई पावर आपको दी जाएगी, आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एकजुट होना होगा। अब एकजुट क्यों, क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी जो इंडिया के जो मेजर पार्ट को रिप्रेजेंट करती थी, जो दो पार्टीज़ थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनके बीच में बन नहीं रही थी क्योंकि दोनों के ओपिनियंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। अब पावर जो है किस तरीके से दी जाए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फेम किया जाए, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन फेम करने के लिए दोनों को साथ में होना तो ज़रूरी है ना, तभी तो पावर दी जाएगी। या कॉन्स्टिट्यूशन में जो सभी जो दल हैं, दल कह रही हूँ, जो जितनी भी कम्युनिटी हैं, उनके हितों को देखा जा सकेगा। तो इसीलिए जो है उन क्लैशेस को ख़त्म करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन में काफ़ी सारे जो हैं प्रोविजंस ऐसे दिए जाते हैं, जस्ट लाइक कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीट्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और उसमें जो है सारे मेंबर्स इंडियन होंगे। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे जो हैं प्रोविजंस उसके अंदर थे। अगर आपने कैबिनेट मिशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें जाके क्लिक करके देख सकते हैं, अदरवाइज जो है आई बटन पे आपको लिंक जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस थे, बट उसके बावजूद भी जो है ना जिन्ना जी जो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो राज़ी नहीं हुए। अब जब वो राज़ी नहीं हुए तो भाई कैबिनेट मिशन को अपना भाई जो उसने प्रस्ताव दिया था उसको आगे कंटिन्यू तो करना था। तो उन्होंने बोला कि भाई जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है ना उसे तो फिलहाल आगे बढ़ा के रखो, बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो इसलिए जो है गवर्नर जनरल द्वारा जो है कुछ प्रमुख दल जो थे, जैसे अब कांग्रेस हुआ, उनको जो है उनके प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद जो है प्रतिनिधियों की सहायता से शासन चलाने की बात करी गई कि भाई इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया ना इस कैबिनेट मिशन को, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो चलिए जिन जिन पार्टी ने इसे एक्सेप्ट किया है आप लोग तब तक कंटिन्यू करो। अब कंटिन्यू करने के लिए जो है विविल ने 6 अगस्त 1946 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, उनको जो है अंतिम सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है, इन्विटेशन पहुंच गया 6 को, आप देख रहे हो। तो अब 12 तक जो है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं था, 12 तक जो है 12 अगस्त जो है 1946 तक इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया इसे। ठीक है, अब क्योंकि भाई कांग्रेस को ये मौका मिल चुका है तो ऑब्वियसली बात है जिन्ना जी को सही नहीं लगेगा, तो उन्होंने जो है 16 तारीख तक जो है ना जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी, जो कि बहुत ही ड्रास्टिक था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सांप्रदायिक हिंसा हुई, बलात्कार हुए, बिल्कुल ह्यूमैनिटी जो कहते हैं ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई और उसको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल पड़ा। तो ये बहुत जो है डार्क पीरियड रहा। तो फिलहाल हम इसको अगर साइड करें अभी, तो जो है 2 सितंबर 1946 तक जो है ओवरऑल जो है ये अंतरिम सरकार जो थी इसका गठन हो जाता है फाइनली। ठीक है, जिसमें जो है तकरीबन जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य जो हैं कांग्रेस ने चुने होते हैं। अब ये देखते हैं हम 12 सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, जिसमें पहले थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, असफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ठीक है, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खां, जो है नाजिक राम, जो बेसिकली जगजीवन राम जो है उन्हें बोलते हैं, सैयद अली जैन, DCH भाभा। तो ये कुछ लोग थे, 12 लोग थे जिनको लेकर जो है उन्होंने अंतरिम सरकार बनाने का शुरुआत किया। तो अब क्या है, बात होती है कि वेवल और जवाहरलाल नेहरू मिलके भाई बात करते हैं कुछ समझौता करने के लिए, भाई अंतिम सरकार बनाने के लिए जिन्ना जी आप शामिल हो जाओ, मान जाओ। तो वो मनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि भाई इतनी बड़ी हिंसा भी हो जाती है, तो ओवरऑल वो बहुत कोशिश करते हैं कि मान जाओ जिन्ना जी, भाई शामिल हो जाओ इस अंतिम सरकार में, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जिन्ना जो है शामिल तो हो जाते हैं, पर होता क्या है वो जो है कांग्रेस विरोधी संगठन के तौर पर ही शामिल होते हैं। बेसिकली एक तरह से ये मान लो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना है उसमें अड़ंगे डालने के लिए जो है वो शामिल होते हैं।
उनका पर्पस जो है एक फेयर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उस समय नहीं था कि हाँ वो सब राजी हो गए इन सब बातों पे, अभी भी वो राजी नहीं थे। पाकिस्तान की उनकी जो डिमांड थी वो अब भी बरकरार थी, बस वो शामिल हो गए ताकि जो है कांग्रेस विरोधी संगठन के तौर पे वो वहाँ पे काम करे। तो अब ठीक है, 12 सदस्य तो उधर ऑलरेडी उन्होंने अपॉइंट कर लिए थे। अब भाई क्योंकि बीच में मुस्लिम लीग आ गई तो 5 सदस्यों को तो शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है जब बात की थी क्रिप्स मिशन कह रही हूँ, ये कैबिनेट मिशन, उसमें ना ये क्लियर कर दिया था कि जो मेंबर्स होंगे ना उनमें से जो 6 मेंबर्स थे वो कांग्रेस के होंगे, 5 मेंबर मुस्लिम लीग के होंगे और 3 मेंबर्स जो होंगे वो माइनॉरिटी ग्रुप के होंगे। ठीक है, अब अगर ये इस तरीके से हिसाब बनता है कि भाई 5 जो हैं सदस्य मुस्लिम लीग के ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, 12 वो अपॉइंट कर चुके थे, अगर उसमें से 5 और करते, 3 करते तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता, रेशियो सही जाता नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, अब जो है उन्होंने ये देखा कि भाई अगर वो 5 मुस्लिम लीग को ऐड करा देते हैं, 3 माइनॉरिटीज़ के कर देते हैं, तो भाई 12 सीट्स में से कितना बचा, ये 5 और 3 अगर घटा दे तो 4 ही सीट्स बची। तो भाई देखा जाए तो ये तो मुस्लिम लीग की कांग्रेस से बल्कि ज़्यादा हो गई है ना, अब ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए थी। तो इसी वजह से जो है आगे चल के क्या किया जाता है, जो 2 सीट्स होती है ना वो और ऐड की जाती हैं, ताकि अब जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो पाए। तो इसीलिए जो है टोटल अब हिसाब बनता है 6 कांग्रेस की सीट हो गई, 5 मुस्लिम लीग की हो गई और 3 जो है माइनॉरिटीज़ की हो गई। तो अब ये टोटल 14 सीट्स हो गई, जो बेसिकली पहले 12 लोग अपॉइंट किए थे। ठीक है, अब भी पॉइंट उठता है कि भाई ठीक है, जिसमें से अगर 6 कांग्रेस के हो गए, 3 माइनॉरिटीज़ हो गए जो उन्होंने पहले ऐड कर रखे थे, तो अब भी 9 होते हैं। ठीक है, 9 हुए, तो अब भी इनमें से 5 जो है मुस्लिम लीग के आने हैं। तो अभी भी उधर से जब 12 मेंबर थे तो भाई ज़्यादा ही मेंबर थे, तो अब ऑब्वियस ही बात है उन्हें घटाना ही पड़ेगा। तो 3 मेंबर्स जो हैं उन्हें हटाने ही पड़ेंगे। तो अब वो 3 मेंबर्स कौन थे जिन्हें हटाया गया था पहले ऐड करके, ये वो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, क्योंकि इन्हें ऐड किया गया था बट इनका कोई रोल रहा नहीं, क्योंकि भाई बाद में जो है इन्हें निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था। तो वो कौन थे, सरदार चंद्र बोस, सरफराज अहमद खां और सैयद अली जहिन। ठीक है, तो इनको हटा दिया गया। अब हम टोटल देखते हैं कि भाई फाइनली कौन कौन जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अब बनने वाली है उसमें कौन कौन आता है। तो 6 मेंबर्स जो हमने कांग्रेस की बात की उसमें कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अरुणा असफ अली थे, सी राजगोपालाचारी थे और जगजीवन राम थे। ठीक है, अब हम बात करें वहीं मुस्लिम की, तो मुस्लिम लीग्स की, तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना मिलता है, कहीं भाई जोगेंद्र नाथ मंडल मिलता है, लियाकत अली मिलता है, आई चुंद्रीगर मिलते हैं, अब्दुल रब निश्तार मिलते हैं, जो है गजानफर अली खां मिलते हैं। और माइनॉरिटीज़ में अगर बात करें तो जो है बलदेव सिंह मिलते हैं, जो सिख सदस्य थे, सिखों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऐसे जॉन मथाई हैं जो अंग्रेज़ी सदस्यों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो सी एच बाबा है जो वो पारसियों के सदस्यों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो रहा सारा टोटल कि भाई कौन कौन जो है मेंबर बना और किस किस पार्टी से और किस किस को रिप्रेजेंट करते हुए बना। ठीक है, अब बन गया। अब हम बात करते हैं भाई मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, तो कौन कौन मेंबर बना किस किस के लिए। जैसे आप प्रेसिडेंट कौन बना एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, वो थे विस्कॉट वर्विल जो है विविल, और लॉर्ड जो है माउंटबेटन। ठीक है, फरवरी से बने थे 1947 से। और कमांडर ऑफ चीफ कौन थे, सर क्लाउड ऑर्चलेक। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे या इंचार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोल लो, कॉमनवेल्थ रिलेशंस बोल लो, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और वो किस पार्टी से थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। अब होम अफेयर्स जो था या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था, ये किसको दिया गया था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था जो कांग्रेस के थे। ऐसे ही एग्रीकल्चर और फूड किसे दिया गया, राजेंद्र प्रसाद जो ENC से थे। कॉमर्स किसे दिया गया,
चुंद्रीगर जो मुस्लिम लीग के थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है कॉमर्स का पार्ट लिया। ऐसे ही जो है डिफेंस की बात की जाए तो वो जो है बलदेव सिंह के हाथ में था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, और जो फाइनेंस था वो लियाकत अली खां के हाथ में था, ये जो है कांग्रेस के नहीं थे, ये मुस्लिम लीग के थे, ठीक है। अब ये इन्होंने फाइनेंस जानकर लिया था, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जो उन्होंने पहला बजट पेश किया था ना, तो वो उन्होंने हिंदुओं के प्रभुत्व वाले उद्योगपति जो थे और तथा व्यापारी समुदाय जो थे उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने बनाया था। क्योंकि भाई हमने अभी भी बात की थी, उनका गोल क्या था? परेशान करना था एक तरह से, क्योंकि उनका अभी भी डिमांड पाकिस्तान का तो एग्जिस्ट कर ही रहा था, वो तो हुआ ही नहीं था ख़त्म, तो इसीलिए ऐसा हुआ। अब एजुकेशन और आर्ट में बोले तो सी राजगोपालाचारी थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पार्टिसिपेट किए। हेल्थ का किसने देखा? जो है गजाफर अली खान ने जो मुस्लिम लीग के थे। लेबर वाला किसने देखा था? जगजीवन राव ने देखा था जो कांग्रेस के थे। लॉ किसने देखा? JN मंडल ने देखा, ये मुस्लिम लीग के थे। रेलवे और कम्युनिकेशन और पोस्ट एयर अब्दुल रब निश्तार ने, ये मुस्लिम लीग के थे। वर्क माइन एंड पावर किसने देखा? CH बाबा, इंडियन कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडस्ट्री और सप्लाईज किसने देखा? जॉन मथाई, जो बेसिकली पारसीज को रिप्रेजेंट, वो अंग्रेजी सदस्य को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई 9 दिसंबर तक आते आते जो है 1946 में जो है न्यू दिल्ली में एक बैठक होती है जिसमें मुस्लिम लीग ने अब संविधान सभा में शामिल ना होने का सख्त रुख जो है अपना लिया, और फिर से जो है उन्होंने पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। मतलब पहले तो वो शामिल नहीं हुए, फिर जब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बुलाया गया तो डायरेक्ट एक्शन डे जो है उन्होंने घोषणा कर दी। फिर उसके बाद में वो शामिल हो गए, शामिल होने के बाद में अड़ंगे डाली, और उसके बाद में सीधा क्लियर बोल दिया कि हम जो है संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। सख्त रुख अपनाया कि पाकिस्तान चाहिए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस के सदस्य जो हैं अब उनके बीच में यही होगा, यही सीधा क्लियर डिसीजन होगा कि भाई किसी भी तरीके से अब ये निकले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉर्म नहीं करने दे रहे हैं। इसीलिए जो है 5 फरवरी 1947 में कांग्रेस के सदस्यों ने वेवेल को पत्र लिखा और कहा कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं ना, उन्हें इस्तीफ़ा देने को कहा जाए, वो इस्तीफ़ा दें ताकि जो है हम अपना काम जो है पूरा अच्छे से करना शुरू करें, और जो उनकी डिमांड है उनको उनकी पूरी करें। हमें उनका यहाँ से इस्तीफ़ा दे रहा है, क्योंकि वो इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे, वो सीधा क्लियर है कि वो उस संविधान सभा में शामिल भी नहीं होना चाहते हैं, तो आगे काम कैसे चलेगा। तो इसीलिए आगे चल के आती है एंटली की एक स्टेटमेंट, एक घोषणा जो होती है 20 फरवरी 1947 में, और ये किसके द्वारा दी जाती है? ब्रिटेन की जो है लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री जो बने थे एंटली, ठीक है, उनके द्वारा ये दी जाती है। वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है 20 फरवरी 1947 तक एक ऐतिहासिक घोषणा करवाते हैं। अब भाई ये ऐसी क्या घोषणा है जो हम कह रहे हैं भाई हिस्टोरिकल है? तो भाई हिस्टोरिकल इसलिए है क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्लियर बोल दिया था 30 जून 1948 तक जो है वो सारी पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे भारत को, सारी पावर ट्रांसफ़र करके वो चले जाएंगे, मतलब आज़ादी मिल जाएगी 30 जून 1948। ये इसीलिए जो है एक ऐतिहासिक घटना है कि उन्होंने क्लियर इसमें मेंशन कर दिया था। और इवन ये भी मेंशन कर दिया जो नया वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन, इनकी जो है नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। और इस घोषणा में ये भी क्लियर कर दिया था कि जो संविधान सभा है वो पूरी तरह से प्रतिनिधि निकाय नहीं बनती है। जो फुली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है अगर वो नहीं बनती है, यानी जो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत है उसमें शामिल नहीं होते हैं, मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं होती है, तो सत्ता को एक से अधिक हिस्सों में हस्तांतरित करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक नहीं होंगे तो डिवीजन तो होगा ही पावर्स का। तो यहाँ क्लियर कर दिया गया अगर आप एक हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है अब तो विभाजन होगा, पावर जो है 2 हिस्सों में दी जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें मतलब कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन फेम होता है, ठीक है। तो हम इसको समराइज़ कर लेते हैं पूरा कि भाई देखो इसे बनाने में समय कितना लगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लगे 2 साल 11 महीने और 17 दिन, जिसमें जो है अगर हम बात करें संविधान सभा के सिद्धांत का प्रथम दर्शन किसने दिया था, तो वो 1895 में जो है स्वराज विधेयक
जो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था उसमें था, ठीक है। बट अगर हम ऑफिशियली बोलें औपचारिक रूप से तो वो 1934 में एम.एन. रॉय ने सामने रखा था, जो आगे चल के 1935 में कांग्रेस का आधिकारिक मांग बन गया। जो पूरा कब होता है, एक्सेप्ट कब किया जाता है, अगस्त प्रस्ताव में जो है 1940 में होता है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। फिर उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन भेजी जाती है 1946 में, जो अभी हम ऊपर इतनी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भेजी जाती है। और जो है स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान का ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाना था इसके तहत, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, हमने अभी ऊपर भी देखा, 9 दिसंबर 1946 में होनी थी, मॉर्निंग में 11 AM, ठीक है, जिसमें टोटल मेंबर्स कितने थे 385, जिसमें से 292 जो थे वो थे प्रोविंशियली इलेक्टेड असेंबलीज के, ठीक है। और जो 93 थे वो कौन थे भाई, प्रिंसली स्टेट्स भी तो ऐड करने पड़ेंगे ना, तो प्रिंसली स्टेट्स की, ठीक है। जिसमें जो है पहला जो है प्रेसिडेंट हम अगर बोले तो इंटरिम गवर्नमेंट का, वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ना कि राजेंद्र प्रसाद। आप कहीं बोले कि भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नहीं, वो थे फर्स्ट, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट की, ठीक है। बाद में इलेक्शन के थ्रू जो हैं वो बनते हैं। तो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज भाई कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कब बनते हैं, जो है 11 दिसंबर 1946 में। और अगर हम फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई वही मुस्लिम लीग, अब हमने देखा था कि मुस्लिम लीग जो थी उसने अपने सदस्य को वापस ले लिया था, ये फैसला कर लिया था, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम जो है भाई अब भी पाकिस्तान ही चाहते हैं, हम नहीं चाहते इस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट करना। तो इसलिए 16 जुलाई 1947 में पाकिस्तान के लिए भी एक अलग संविधान सभा बन चुकी थी। अब जब उनकी संविधान सभा अलग से बन चुकी थी तो ऑब्वियस ही बात है मेंबर्स तो कम होंगे ना, पहले तो क्योंकि कंबाइंडली मेंबर्स चूज़ किए गए थे, उनका नंबर्स उस हिसाब से चूज़ किया गया था कि भाई दोनों ही एक ही देश बनने हैं। बट अब अलग अलग देश बनने हैं तो मेंबर्स भी कम होंगे, तो मेंबर्स जो है 299 हो गए, जिसमें से 229 जो है फिर से प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव हो गए और जो 70 हैं वो प्रिंसली स्टेट हो गए, जिसमें तकरीबन जो 9 महिलाएं हैं वो थी, इन टोटल नंबर्स में 9 महिलाएं थी, ठीक है। आगे हम बात करें सदस्यता योजना, मोटे तौर पे जो थी कैबिनेट मिशन की, वो उसके बेस पर ही थी जो हमने पहले भी बात की थी कि जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा। अगर 10 लाख की पॉपुलेशन है ना, तो उस 10 लाख की पॉपुलेशन में से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ठीक है। तो ये जनसंख्या के अनुपात पर था, किसी भी प्रांत से कौन जो है रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, 10 लाख की पॉपुलेशन में से कोई एक। तो अब चलो ठीक है, शुरू हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हिसाब किताब शुरू हो गया। तो अब जो है उनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई तो उसमें क्या बात हुई होगी, तो हम उसी पे चर्चा करते हैं। तो ये जो है बात हुई थी उद्देश्य प्रस्ताव की या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, उसको अपनाने की, ठीक है। क्योंकि भाई एकदम से ऐसे तो बात नहीं हो जाएगी ना, चलो भाई ये पॉइंट ऐड करेंगे, नहीं, पहले एक बार ही सोचेंगे कि हमारा जो है बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उनमें पॉइंट्स होने चाहिए, तो यही बात होगी ना। तो इसीलिए जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बात की गई, जो बाद में जाके संविधान का प्रस्ताव बनता है, जो हम देखते हैं ना प्रेलेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बनता है। तो उस पे जो है बात हुई थी, जो आगे चल के मूव करता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 तक, और आगे चल के जो है बहुत सारी जो है समितियों का गठन होता है, जिसमें लीगल एडवाइज़र जो थे असेंबली के थे वो डॉक्टर BN राव थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस समय जो है समितियों का जब गठन हुआ तो वो कौन कौन सी समितियां थी। तो एक थी यूनियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एक थी यूनियन पावर कमेटी, जिसको हेड किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इसी तरह जो है कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स थी, और एडवाइजरी कमेटी थी, उसको किसने हेड किया, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है।
अब हम बात करें कि भाई इस तरह सेशंस चलते रहे डिस्कशंस चलती रही कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं, किस तरीके से करना है, पूरा स्ट्रक्चर पे बात चल रहा था, अपनी सारी कमेटीज़ रेडी थी। तो जो लास्ट सेशन था वो कब हुआ, तो हम उस पर बात करें तो वो 24 जनवरी 1950 में हुआ, ठीक है, जिसमें आगे जो है राजेंद्र प्रसाद जो हैं बाद में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, जो सर्वसम्मति के बाद बनते हैं, ठीक है। और जो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे वो अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल या गवर्नर कह लो वो बनते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो कुल मिलाकर जो है विधानसभा के जो 284 मेंबर्स थे ना, उन 284 मेंबर्स में से भारतीय संविधान की आधिकारिक प्रतियों या ऑफिशियल कॉपी जो हम कहते हैं, जो ओरिजिनल कॉपी है, उस पे जो है सबने मिलके साइन कर दिया 284 लोगों ने कि भाई हाँ अब ये पुख्ता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी रजामंदी से ऐसे ऐसे करके जो भी है ये बना है। तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम जो है गणतंत्र दिवस के तौर पे हर साल मनाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई ऐसी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ही नहीं पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने जीके के लिए भी पढ़ते हैं। मतलब बहुत सारे एरियाज़ के लिए ये पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री स्टूडेंट है तो वही पढ़ेगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये सबको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ की और उनके चेयरमैन्स की। तो भाई ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, इसके चेयरमैन कौन थे ये तो भाई सबको ही पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बट फ्लैग कमेटी के जो है चेयरमैन कौन थे, वो थे JB कृपलानी। इसी तरह यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे, यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ के सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके कौन थे चेयरमैन, GV मावलंकर। और जो है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी, हाउस कमेटी के पिताभी सीतारमैया, ठीक है, और क्रेडिटियल कमेटी की अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। तो ये इतने सारे लोग हैं, इनको जो है आप एक बारी चाहे 2-3 बारी देखिए तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम उसमें जो है स्पेसिफिकली बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ठीक है वो चेयरमैन थे, पर भाई ड्राफ्ट करना है तो अकेले कैसे, और भी तो उनकी हेल्प करने के लिए मेंबर्स चाहिए ना। तो इसीलिए एक तो वो थे ही चेयरमैन और उनके साथ जो है 6 मेंबर्स और थे। तो हम उनकी बात करते हैं, जिसमें पहले कौन थे, N गोपाल स्वामी अय्यर, दूसरे कौन थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे कौन थे, डॉक्टर KM मुंशी, चौथे कौन थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब हम इन पे स्पेशल बात करते हैं कि ये जो हैं एक मुस्लिम सदस्य थे, भाई एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे, ठीक है, जो बेसिकली मैसूर के एक दीवान थे और किसके रिप्लेसमेंट में आए थे, BL मित्तल के। अब रिप्लेसमेंट में क्यों आए थे, क्योंकि ये जो BL मित्तल थे ना ये बीमार थे और इस्तीफ़ा दे चुके थे, तो अब भाई उनके रिप्लेसमेंट में कोई तो चाहिए ना, तो जो है ये आए थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। अब हम पांचों की बात करें तो N माधवा राव, ठीक है। अब ये कौन थे, तो ये भी वही थे जिन्होंने हिंदू को जो है राष्ट्रीय भाषा के रूप में आगे लागू करने का जो है एक कड़ा विरोध किया था, ठीक है। इनके बारे में आगे हम देख लेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भाई 6th पर्सन जो थे या 6 मेंबर थे वो कौन थे, TT कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये किसके रिप्लेसमेंट में थे, ये थे DP केटान के, ठीक है। उनकी जगह ली थी, अब पॉइंट है इनकी जगह क्यों ली, वो इसलिए क्योंकि 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। अब डेथ हो गई तो भाई रिप्लेसमेंट में कोई चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये कौन थे, ये जो है DP केटान, ये थे नेहरू कैबिनेट के सदस्य। उसमें से जो है 2 बार ये केंद्रीय मंत्री बेसिकली यूनियन मिनिस्टर रह चुके थे, ठीक है। ये तो हो गए वो 6 मेंबर्स। हमने अभी बात की थी जब शुरू में बात की कि टोटल मेंबर्स में से जो 9 हैं वो महिलाएं हैं, बट बात यह है कि
जो ये 9 महिलाएं हैं ना, इस प्रारूप समिति में से किसी में भी वो हिस्सेदार थी ही नहीं। तो बेसिकली इसमें सारे मेन थे, फीमेल कोई नहीं थी। ठीक है, अगर हम फाइनल बात करें इसे बनाने पे कितना खर्च आया है इसकी प्रिपरेशन में, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं हो गया होगा ना, कुछ ना कुछ तो खर्चा हुआ ही होगा। तो कितना हुआ, 64 lakhs जो हैं इसकी प्रिपरेशन में स्पेंड हुए। और फाइनल रिजल्ट क्या बन के आया, तो 22 पार्ट्स बने कॉन्स्टिट्यूशन के, 395 आर्टिकल्स बने और 8 शेड्यूल्स बने, जो बेसिकली टाइम टू टाइम जो है चेंज होते रहते हैं। तो अब जो है हमने अपने ये पूरा टॉपिक कर लिया है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट्स के थ्रू अपने जो फीडबैक है देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।